हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग 15 मार्च बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 8 का जो पेपर हुआ है उस पेपर को देखेंगे। बेसिकली आज की जो क्लास है ये एक एनालिसिस क्लास है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट में पूछे गए थे, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न या फिर किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहा है। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ पर आप सभी को कई सारे पीडीएफ और नोट्स और सबसे पहले क्लास की अपडेट देखने को मिलेगी। तो आइए हम लोग पेपर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदी लैंग्वेज में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। तो सबसे पहले गद्यांश पूछा गया था। मैं हर एक गद्यांश का क्या सही उत्तर होगा ये आप लोगों को बताते हुए चलूंगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, जीवन का सुनहरा समय लड़प्पन है। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिए। मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12। दुख की बात क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 देखिए। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा अपने संतान के सुख के लिए। अब हम लोग गद्यांश दूसरा देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए। जापानी नव युवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए। जापानी लोग सभी चीजें क्यों बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। विकल्प सी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए। जापानी लोगों की विशेषता है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए। जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, खूब साफ रहने की आदत के कारण। ठीक है। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 19। जापान हरा भरा क्यों रहता है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। ठीक है। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 20। द्वीप शब्द का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। ठीक है। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 21 देखिए। देशज शब्द है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। क्योंकि दर्शन, प्राण और आंसू ये सभी बहुवचन हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, आस। प्रश्न संख्या 24 देखिए। मध्य पुरुष सर्वनाम है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, तू। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। तत्सम शब्द है। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। जो पहिया और प्रभाव है ये दोनों तत्सम शब्द है। ठीक है। जो परिवहन शब्द है वो तत्सम नहीं है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में एक से अधिक। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, आध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, अधि। प्रश्न संख्या 27 देखिए, अकर्मक क्रिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, सोना। ठीक है, बाकी पाना, पीटना ये दोनों सकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए, राम ने रोटी खाई, वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कर्ता कारक का। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, गुणवाचक विशेषण है, तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 देखिए, अव्यय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, ऊपर। आगे देखते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज के पेपर में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आप लोगों को हल करवा दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 देखिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथ का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो प्रश्न संख्या 71 का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाया था। जिन भी स्टूडेंट ने उस क्लास को देखा होगा उन लोगों के ये प्रश्न 100% सही हुए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिए कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, ठीक है, उसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और उसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधु की रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई भी क्रम सही नहीं बन पा रहा है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। चंदायन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1369 ईस्वी, मृगावती का प्रकाशन वर्ष है 1503 ईस्वी और पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी। मधुमालती का प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, सिद्ध और नाथ साहित्य। यहाँ पर नाथ होगा जहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नाथ साहित्य को। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 74, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? तो प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, बुलर ने। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, विनय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1582 ईस्वी। ठीक है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था। रामज्ञ प्रश्न का प्रकाशन वर्ष है 1612 ईस्वी, जो कि ब्रज और अवधी भाषा में लिखा गया था। रामलला नहचू जिसका प्रकाशन वर्ष है 1582 ईस्वी, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद बैरव रामायण जिसका प्रकाशन वर्ष है 1612 ईस्वी और ये रचना भी अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, जब मैंने तुलसीदास और भक्ति काल आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैंने तुलसीदास की हर एक रचनाओं पर काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों से डिस्कशन किया था। तो जिन भी स्टूडेंट ने मेरे भक्ति काल वाले क्लास को नहीं देखा है आप लोग एक बार उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। उस क्लास से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 76, इसमें सूची का मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 76 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, इस प्रश्न में कॉलम को मिलाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, निम्बार्क संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, राधा बल्लभ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक हैं हरिवंश गोस्वामी, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, गौड़ी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। और ये भी मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया था। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखिए, और इसमें प्रश्न क्या पूछा है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस
चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर। और इस प्रश्न को भी मैंने काफी विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाया है, जिसमें मैंने विद्यापति और आमिर खुसरो पर काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। उस क्लास को आप लोग जरूर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि विद्यापति और आमिर खुसरो एक ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं से संबंधित या उनसे संबंधित एक प्रश्न तो आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने विद्यापति और आमिर खुसरो को काफी विस्तार पूर्वक पढ़ाया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 76। ठीक है, इसमें भी प्रश्नों को मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 76 का सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं विकल्प दो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तर भारत की संत परंपरा, जिसके रचनाकार हैं परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न संख्या 79 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के 4 आरंभिक कवियों का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का जो मुझे सही उत्तर लगता है वो है नंददास। ठीक है, परंतु इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो अष्टछाप के कवियों का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है। पहले हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, क्षितिज स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ठीक है, तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, बट मैं क्लियर होने के बाद कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा पिन कर दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 80 देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में मुझे थोड़ा डाउट है, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 81 देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का प्रमुख तथ्य क्या था? तो प्रश्न संख्या 81 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 82 देखिए, जो कि मिलान वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 82 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों का विकल्प ए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 83, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है? तो प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, श्रीधर पाठक, क्योंकि श्रीधर पाठक स्वच्छंदवादी कवि हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 84 देखिए, इनमें से कौन तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? और तार सप्तक के कवियों से संबंधित मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि तार सप्तक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हिंदी साहित्य के किसी भी पेपर में एक प्रश्न तो 100% पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे प्रश्न पूछ भी लिया गया है। प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्रभाकर माचवे। ठीक है, और हर एक तार सप्तक के कवियों को किस प्रकार याद करना है उसका ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। और जो भी स्टूडेंट आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तार सप्तक के कवियों वाले क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इसमें कॉलम को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कॉलम को एक बार मैच कर लीजिए। रतिनाथ की चाची उपन्यास के रचनाकार हैं नागार्जुन। परिति परी कथा पारेश्वरनाथ रेणु का है। कब तक पुकारू रांगे रागो का उपन्यास है। और विकल्प डी का सही उत्तर होगा रामदरस मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गद्य के प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग गद्य के प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सुखी जीवन का मंत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, आसक्ति का त्याग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी, भौतिक सुखों को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88, आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89, जो भाव पराश्रित न होकर स्वयं के अंतर कारण से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, आनंद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सुख। आगे देखते हैं। अब हम लोग गद्यांश 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, विज्ञान घृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए सांकुल है क्योंकि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 93, आधुनिक मानव विकास को सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। क्वेश्चन नंबर 94, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ठीक है, अब हम लोग गद्यांश 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जब उदार मानवता एक राष्ट्र की पराधीन में सीमित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 98, मानवता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्ट परिणाम क्या निकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, राष्ट्रीयता ने मानवता की भावना को कुचल दिया। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताएं। तो प्रश्न संख्या 100 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, मानवतावादी राष्ट्रीय भावना। ठीक है, आगे देखते हैं। गद्यांश 4, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, चरित्र निर्माण की क्यों आवश्यकता है। तो प्रश्न संख्या 101 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, राष्ट्र के सार्वजनिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो प्रश्न संख्या 102 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 103, जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 103 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 104, अप्रगतिशील रूप में किसका मजाक उड़ाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 104 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। प्रश्न संख्या 105, भारतीयता के प्रति हीन भाव का क्या कारण है। विकल्प बी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अब हम लोग गद्यांश 5 देखेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक क्या हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 106 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, श्रद्धा का स्वरूप। प्रश्न संख्या 107, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है। तो प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है। प्रश्न संख्या 108, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि। प्रश्न संख्या 108 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 109, जागृत समाज का क्या लक्ष्य है। तो प्रश्न संख्या 109 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। प्रश्न संख्या 110 देखिए, उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है। तो प्रश्न संख्या 110 का सही उत्तर है विकल्प बी, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 112, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तम पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं। तो
प्रश्न संख्या 112 का सही उत्तर होगा विकल्प विकल्प सी, तत्पुरुष समास। ठीक है। प्रश्न संख्या 113 देखिए, अछौणी का संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अचदंत उहिनी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 114 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, समास। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से कौन सा से उत्तर सही है? तो प्रश्न संख्या 115 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 3। ठीक है। यानी अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। विकल्प 3 आपका सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 116, नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अधिसूचना। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 117 देखिए, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 117 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, एक तिहाई शब्दों में। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 118, कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 119 का सही उत्तर होगा नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। तो प्रश्न संख्या 120 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, लोकप्रिय कवियों का सम्मान करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 121, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो प्रश्न संख्या 121 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, संयुक्त। ठीक है। प्रश्न संख्या 122, मैं सही से पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 123, अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो प्रश्न संख्या 123 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 124, जो कि काफी ब्लर आया है, तो इस प्रश्न को भी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 121 और प्रश्न संख्या 124 में क्या प्रश्न पूछा गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से कौन सा पद बंधन का भेद नहीं है? तो प्रश्न संख्या 125 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 126, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो प्रश्न संख्या 126 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ऊंची दुकान फीका पकवान। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से किसके अनुसार वाच्य बनता है? तो प्रश्न संख्या 127 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 128 देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वाच्य प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाते हैं? तो प्रश्न संख्या 128 का सही उत्तर है विकल्प बी, कर्ता वाच्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 129, विद्यार्थी ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण है, यह वाक्य है। तो प्रश्न संख्या 129 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 130 देखिए, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो प्रश्न संख्या 130 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, वात्सल्य रस। ठीक है। प्रश्न संख्या 131 देखिए, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 131 का सही उत्तर है विकल्प बी, संचारी भाव। प्रश्न संख्या 132 देखिए, निम्नलिखित में से भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो प्रश्न संख्या 132 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, रूप गोस्वामी। प्रश्न संख्या 133 देखिए। प्रश्न संख्या 133 देखिए, बिनु पद चलाई सुनी बिनु कान, कर बिनु करम कराई विधि नान, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न संख्या 133 का सही उत्तर है विकल्प सी, विभावना।
ठीक है। प्रश्न संख्या 134 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्था अलंकार नहीं है? तो प्रश्न संख्या 134 का सही उत्तर होगा विकल्प सी वक्रोक्ति। बाकी यमक, अनुप्रास और जो श्लेष अलंकार होता है वो शब्दालंकार होता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 135, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो प्रश्न संख्या 135 का सही उत्तर है विकल्प सी 5। प्रश्न संख्या 136, कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? तो प्रश्न संख्या 136 का सही उत्तर है विकल्प बी, दोहा और रोला। प्रश्न संख्या 137, मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद है? तो प्रश्न संख्या 137 का सही उत्तर है विकल्प ए, सोरठा। प्रश्न संख्या 138, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो प्रश्न संख्या 138 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, मालिनी। ठीक है। प्रश्न संख्या 129 देखिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अतिवासी। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 140, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 140 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कारक। प्रश्न संख्या 141 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ नौका है? तो प्रश्न संख्या 141 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, तरुणी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 142 देखिए, अजब का अर्थ है? तो प्रश्न संख्या 142 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कमल और चंद्रमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, देवालय, अश्वशाला। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, उत। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, वीर रस का स्थायी भाव है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, उत्साह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, प्लुत। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 148 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, आशीर्वाद। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, उत्तम और विरक्त। तो इस प्रकार 15 मार्च को बीपीएससी टीचर एग्जाम जो कि क्लास 6 to 8 का हुआ, उसमें हिंदी सब्जेक्ट के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, तो आप लोग वहां पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।